हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ इनकम टैक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। मैच द फॉलोइंग। गाइस, आपको लिस्ट फर्स्ट में कुछ डिडक्शन दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में उसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। तो आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट आंसर बताना है। तो आइए हम लोग एक एक करके अपने डिडक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 80 TTA के बारे में। जो हमारा डिडक्शन 80 TTA होता है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर अप्लाई होता है, जो कि रिलेटेड होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट से। इसमें जो मैक्सिमम डिडक्शन दी जाती है वो 10,000 तक की दी जाती है। तो इस बेसिस पे जो हमारा ए का मैच होगा वो होगा पहले का तीसरा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। दूसरा डिडक्शन हमारा आता है 80 CCD। 80 CCD हमारा जो डिडक्शन होता है वो इंडिविजुअल और सैलरीड एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, जो कि रिलेटेड होता है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड से। इसमें जो डिडक्शन दी जाती है वो एम्प्लॉय को 10% तक दी जाती है और जो अदर पीपल होते हैं उसको 20% तक दी जाती है। तो इसका जो मैच होगा वो होगा दूसरे का चौथा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। तीसरी डिडक्शन हमारी आती है 80E की। जो 80E की डिडक्शन दी जाती है वो इंडिविजुअल को दी जाती है, जो कि रिलेटेड होता है इंटरेस्ट ऑन रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन से। इसमें जो डिडक्शन दी जाती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब ये है जितनी भी वैल्यू बनती है वो सभी पूरी डिडक्शन इंडिविजुअल को मिल जाएगी। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा तीसरे का पहला, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। और लास्ट में हमारी डिडक्शन आती है 80EE की। जो 80EE की डिडक्शन होती है वो इंडिविजुअल को दी जाती है और इसमें जो डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट होती है वो 50,000 तक होती है। और जो हमारी ये डिडक्शन रिलेटेड होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से। तो चौथे का जो मैच होगा वो होगा दूसरा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो जो हमारा करेक्ट मैच होगा वो होगा पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। दैट मीन्स 3, 4, 1, 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन फॉर अ हाउस प्रॉपर्टी। गाइज, आपको यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जिसमें हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू दी है 4,50,000, फेयर रेंट वैल्यू हमारी दी है 5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट हमारा दिया 4,80,000 और एक्चुअल रेंट हमारा दिया है 4,20,000। व्हाट इज़ द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, और आपको GAV निकालनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया है 4,80,000, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा दिया है 5 लाख, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिया है 4,20,000 और ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया है 4,50,000। तो आई होप गैस आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 4,80,000 हमारी GAV आएगी। तो आइए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। तो ज़्यादा वैल्यू हमारी फेयर रेंट वैल्यू की है, जो कि है 5 लाख। उसके बाद इसको हम लोग स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे और जो वैल्यू छोटी होती है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड रेंट की छोटी है तो 4,80,000 को हम लोग ले लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको हम लोग एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं और जो वैल्यू ज़्यादा होती है वही हमारी GAV हो जाती है। तो इस बेसिस पे हम 4,80,000 को जब 4,20,000 से कंपेयर करेंगे तो इसमें जो वैल्यू ज़्यादा है वो है 4,80,000। तो जो हमारी GAV की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 4,80,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 4,80,000 हमारी GAV होगी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के किस सेक्शन के अंडर रिटर्न ऑफ इनकम को सबमिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेक्शन 138(1), ऑप्शन नंबर 2 सेक्शन 142(1), ऑप्शन नंबर 3 सेक्शन 139(1) या फिर ऑप्शन नंबर 4 सेक्शन 129(1). आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स सेक्शन 139(1) के अंदर हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम को सबमिट करते हैं। तो गाइस आइए हमारे पास कुछ रिटर्न फाइल करने की कुछ ड्यू डेट्स होती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 3 रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स होती हैं। एक होती है हमारी 31 जुलाई, एक होती है हमारी 30 सितंबर
एक होती है हमारी 30 नवंबर। जो 31 जुलाई होती है वो इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइल करने की डेट होती है। जो 30 सितंबर रहती है वो कंपनीज़ के लिए रिटर्न फाइल करने की डेट होती है। और 30 नवंबर उन लोगों के लिए होती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुगम इज ऑल्सो नोन एज, सुगम को और क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ITR फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 ITR 2, ऑप्शन नंबर 3 ITR 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4 ITR 4। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स ITR 4। सुगम को हम लोग ITR 4 भी कहते हैं। गाइस ITR फर्स्ट का भी एक और नाम होता है जो होता है सहज। तो आप इसको याद रखिएगा कि ITR फर्स्ट को हम लोग सहज भी कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। गाइज आप क्वेश्चन 5 में 2 स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं और उसके बेसिस पे आपको अपना करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। इफ़ द टैक्स लायबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड विद इन द फ्रेमवर्क इट इज़ कॉल्ड टैक्स प्लानिंग, जो कि बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में हमारा दिया है इफ़ टैक्स लायबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स इट इज़ कॉल्ड टैक्स इवेजन, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा सही होगा और स्टेटमेंट सेकंड हमारा गलत होगा। तो गैस आइए हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है। टैक्स प्लानिंग रिड्यूस टैक्सेस पेबल विद इन ऑब्जेक्ट एंड स्पिरिट ऑफ लॉ। जब किसी लॉ के अंदर सभी रूल्स को फॉलो करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कोई एसएससी कम करता है तो उसे हम लोग टैक्स प्लानिंग कहते हैं। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है डेलिब्रेट प्लानिंग ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन टू अवॉइड टैक्स। जब कोई एसएससी जानबूझकर या लॉ में जो कमी दी हुई है उस कमी का फ़ायदा उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है तो उसे हम लोग टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। टैक्स एवेजन अवॉइड टैक्सेस बाय फॉलिंग टू डिस्क्लोजर कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। टैक्स इवेजन कोई एम्प्लॉय अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर या फिर अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसकी है वो गलत तरीके से प्रोवाइड कर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है तो उसे हम लोग टैक्स इवेजन कहते हैं। लीगैलिटी में हमारा जो टैक्स प्लानिंग होता है वो लीगल होता है, जो हमारा टैक्स अवॉइडेंस होता है वो नॉट इलीगल होता है और जो हमारा टैक्स इवेजन होता है वो हमारा इलीगल और क्रिमिनल ऑफेंस होता है। पेनाल्टी की अगर हम बात करें तो टैक्स प्लानिंग में किसी तरह की कोई पेनाल्टी नहीं होती है। टैक्स अवॉइडेंस के अंदर पेनाल्टी के साथ साथ इंटरेस्ट का पेमेंट भी किया जाता है। टैक्स अगर इवेजन की बात करते हैं तो इसके अंदर पेनाल्टी, इंटरेस्ट और साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट या फिर जेल भी हो सकती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। गैस आपको लिस्ट फर्स्ट में कुछ सेक्शंस दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में ये बताया गया है कि वो सेक्शन किससे रिलेटेड हैं। तो आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट आंसर बताना है। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके मैच करते हैं। जो हमारा सेक्शन 6(1) होता है वो हमारा रेसिडेंट से रिलेटेड होता है। जो हमारा सेक्शन 10AA होता है वो हमारे लीव सैलरी से रिलेटेड होता है। सेक्शन 10A हमारा एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड होता है और लास्ट में हमारा जो सेक्शन है 10(5) वो हमारा लीव ट्रेवल कंसेशन से रिलेटेड होता है। तो इस बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, दैट मीन्स 3, 4, 1, 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स 3, 4, 1, 2। तो गाइस आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन इज द फॉलोइंग रिलेटेड टू अ हाउस प्रॉपर्टी। गैस यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल दिया गया हुआ है जिसके अंदर म्यूनिसिपल वैल्यू दी है हमारे पास 1,50,000, फेयर रेंट वैल्यू दी हमारे पास 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट हमारा दिया 1,60,000 और एक्चुअल रेंट हमारा दिया है 20,000 पर मंथ। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारा दिया है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इज 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, अनरियलाइज्ड रेंट हमारा दिया है 40,000, कंडीशन ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड, व्हाट इज़ द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पे NAV की वैल्यू बतानी है कि NAV कितनी आएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया है 1,70,000, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा दिया है 2,10,000, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिया है 1,60,000 और ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दिया है 1,50,000।
आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 1,70,000 हमारी NAV की वैल्यू आएगी। तो आइए गाइस हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले हम लोग म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में ये चेक करते हैं कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू हमारी दी थी 1,50,000 और फेयर रेंट की वैल्यू हमारी दी थी 1,80,000। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? इन दोनों में हमारी फेयर रेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कम है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू कम है तो 1,60,000 को ले लेंगे। 1,60,000 को लेने के बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे गाइज आपको एक्चुअल रेंट भी दिया है और अनरियलाइज्ड रेंट भी दिया है। अगर आपको एक्चुअल रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट दोनों दिया हो तो एक्चुअल रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के बाद ही आप 1,60,000 से उस वैल्यू को कंपेयर करिएगा। तो एक्चुअल रेंट हमारा दिया है 2,40,000, अनरियलाइज्ड रेंट हमारा दिया है 40,000। तो जब इसको आप घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 लाख, और 2 लाख को आप लोग 1,60,000 से कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। तो 1,60,000 और 2 लाख में हमारी 2 लाख की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो 2 लाख की वैल्यू आएगी वो हमारी GAV हो जाएगी। और GAV में से जब हम म्यूनिसिपल टैक्स को घटाते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमारी NAV की वैल्यू होती है। और म्यूनिसिपल टैक्स हमारा दिया था 20% ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू, तो 1,50,000 का जब हम लोग 20% निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी 30,000, और 2 लाख में से जब 30,000 को आप घटाएंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1,70,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1,70,000। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन फुलफिलिंग सर्टेन फॉरेन अंडरस्टैंडिंग सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज अलाउड फॉर। अगर गाइस कोई SSC किसी स्पेसिफिक एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलता है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10AA में कितने साल के लिए डिडक्शन दी जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3 अनलिमिटेड पीरियड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 10 ईयर्स। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 15 ईयर्स। अगर कोई SSC किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलता है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10AA के अंदर उसको 15 साल के लिए डिडक्शन दी जाएगी। और ये 15 साल की डिडक्शन एक बार में नहीं दी जाती, ये 5-5 साल के गैप में दी जाती है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10AA हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर 15 साल के लिए डिडक्शन दी जाती है। और ये 15 साल की डिडक्शन 3 पार्ट में दी जाती है, जो कि 5-5 साल में प्रोवाइड होती है। पहले 5 साल में जो डिडक्शन मिलेगी वो 100% होगी प्रॉफिट का, और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जो डिडक्शन मिलेगी वो प्रॉफिट का 50% होगा, और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जो डिडक्शन मिलेगी वो नेक्स्ट 50% होगा। वो किसका होगा? वो भी हमारा प्रॉफिट का निकाला जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकम फ्रॉम द लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर 2 डिविडेंड फॉर अ कंपनी engaged in agriculture, option number 3 income from the sale of replanted trees where denuded part of the forest are replanted and subsequent operation in forestry are carried out, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म और पोल्ट्री फार्म एक्सेट्रा। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रिप्लांटेड ट्रीज वेयर denuded part of the forest are replanted and subsequent operation in forestry are carried out। तो गैस आइए यहाँ पे अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होती है और कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आता है। पहले आता है एग्रीकल्चर इनकम के अंदर रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, दूसरा आता है हमारा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, तीसरा आता है हमारा इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट, चौथा आता है हमारा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, पांचवा आता है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, और छठा आता है हमारा इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग। अब उन इनकम्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आती हैं। इनकम फ्रॉम मार्केट से जो इनकम होती है उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते हैं। इनकम माइनिंग रॉयल्टीज़, ये भी जो इससे भी जो इनकम होती है उसको भी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते हैं। इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है उसे भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है।
इनकम ऑफ द बायर ऑफ अ रिप क्रॉप, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म एक्सेट्रा से जो इनकम होती है उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते हैं। और गाइस जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट समझिएगा। ये है हमारा इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम होती है वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।